नमस्कार दोस्तों। आज से एक नया सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पे हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री को। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पूरा सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड फिर दूसरे टॉपिक की तरफ धीरे धीरे मूव भी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन इन्वेजन, मतलब विदेशी आक्रमण। तो उसका पीरियड रहेगा 712 एडी के 712 एडी से 1206 एडी। ये इंडिया में सेकेंड फॉरेन इन्वेजन है। फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन हुआ था अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम पे, एंड इसी के साथ भारत में इस्लामिक शासन का भी शुरुआत होने वाला है। तो शुरू करते हैं पहले लेक्चर से। देखो, 8th सेंचुरी में भारत का नक्शा कुछ इस तरह का था। मतलब हर्षवर्धन का साम्राज्य का पतन के बाद एक कॉनेज किले के 3 पावर के बीच में ट्राईपार्टाइल स्ट्रगल चल रहा था। एक था साउथ से राष्ट्रकूटा, ईस्ट से बंगाल से पाला एंड वेस्टर्न साइड से गुर्जर प्रतिहार। ये तीनों इस कॉनेज को कैप्चर करने के लिए आप आपस में लड़ रहे थे। ये सिलसिला तो चलता ही रहता, पर नॉट एंड इंडिया में ज़्यादातर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस नॉर्थ वेस्ट साइड से ही हुआ था, मतलब उत्तर पश्चिम भाग से हुआ था। एंड यहाँ पे सिंध के रीजन में दाहिर करके एक राजा रूल करता था। यहाँ पर था हिंदू शाही डायनेस्टी। कश्मीर पे था कारकोट डायनेस्टी। एंड यहाँ से फॉरेन इन्वेजन की शुरुआत है। पहले जो फॉरेन इन्वेडर मतलब इस्लामिक इन्वेडर आया था वो था मोहम्मद बिन कासिम। वो पूरे इंडिया में नहीं आए, वो सिर्फ सिंध रीजन में आके वो स्टफ हो गए थे। तो देखते हैं। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम ये एक गवर्नर था, मतलब वहाँ प्रेजेंट डे इराक के रीजन में उमरिद डायनेस्टी का राज चल रहा था, मतलब उमरिद खलीफेट का। एंड उसका एक गवर्नर था अल हजाज। उसने कासिम को सिंध पे भेजा था, सिंध को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि सिंध बहुत ही प्रॉस्परस था। मतलब यहाँ पर एक कोस्टल सिटी था एंड यहाँ पे पूरा इंडस रीजन का डेल्टा भी आता था, तो बहुत ही प्रॉस्परस था। इसीलिए सिंध को कैप्चर करने के लिए कासिम को भेजा गया था। एंड उस टाइम पे सिंध को रूल कर रहा था, जैसे पहले बताया, किंग दाहिर के द्वारा। तो वैसे सी बात है कि युद्ध होगा, तो वहाँ पे युद्ध हुआ बैटल ऑफ अरोर हुआ था कासिम के साथ दाहिर का। एंड अनफॉर्चुनेटली इस बैटल में दाहिर का डेथ हो गया एंड कासिम ने सिंध को कैप्चर कर लिया। उसके बाद ये ज़्यादा इंडिया की तरफ मूव नहीं कर पाए क्योंकि उसको बुला लिया गया था खलीफेट के द्वारा। एंड फिर यहाँ पे एक फॉरेन इन्वेजन का ख़त्म होता है। दूसरा फॉरेन इन्वेजन इसके बाद शुरू होगा, करीबन 200-300 साल बाद। तो देखते हैं कौन आया था उधर। दूसरा इन्वेडर को देखने से पहले उस टाइम का इंडिया का मतलब पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन देख लेते थे। वो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटा, पाला, ये सब टूटने के बाद इंडिया पॉलिटिकली बहुत फ्रैगमेंटेड हो गया था एंड छोटे छोटे किंगडम और क्लैन में बढ़ गया था। जैसे देखो कि एमपी के रीजन में परमार, चंडेला, चौहान, तोमार, सोलंकी, गुजरात के रीजन में ये बहुत छोटे छोटे क्लैन और किंगडम में इंडिया बढ़ चुका था। तो इसी वजह से फॉरेन इन्वेडर को भी मौका मिल गया इंडिया को अटैक करने के लिए। एंड सेकेंड आया था मोहम्मद गजनी, जिसका मतलब हम लोग पढ़ते आए थे, आप लोग जानेंगे। गजनी मतलब वो आमिर खान वाला गजनी नहीं, ये एक ईरानी इन्वेडर है मोहम्मद गजनी। इसका खास बात है ये इंडिया को 17 बार लूटा था। 17 बार ये आते थे, इंडिया को लूटते थे एंड चले जाते थे। 25 सालों में इसने 17 बार इंडिया को लूटा था। पहला अटेम्प्ट इसने 1001 में किया था एंड जो भी होता था लूट के ले गए थे। एंड इसका सबसे मतलब प्रोमिनेंट
लूटपाट जो किया था वो सोमनाथ टेम्पल पे इसने अटैक किया था। गुजरात पे, प्रेजेंट डे गुजरात पे जो सोमनाथ टेम्पल है वहाँ पे इसने अटैक किया था। एंड फिर ये मतलब कंसोलिडेट नहीं कर पाए अपने किंगडम को, बट ये लोग आके लूट के चले जाते थे। ठीक है, ये सब लोग लूटर्स थे, मतलब आके लूट के चले जाना। एंड इसके बाद जो इन्वेडर आए वो इंडिया में मतलब राज करने के लिए आएंगे, मतलब आए हैं ऐसा बोल सकते हो। तो देखते हैं उसके बाद क्या है। उसके बाद छोटा छोटा जो क्लैन था वो तो चलता ही रहता था। एंड उस टाइम पे जब उसके बाद घोरी का अटैक हुआ, जब घोरी अटैक कर रहे थे ना, तब वहाँ पे कौन कौन इंडिया में रूल कर रहा था देखोगे। वेस्टर्न साइड में चंडेला चौहान, गुजरात पे सोलंकी, परमार एमपी के रीजन में, चंडेला दिल्ली मेवाड़ इस रीजन पे। तो उस टाइम पे ऐसे छोटे छोटे किंगडम हुआ करते थे, छोटे छोटे और भी बहुत सारे राजपूत क्लैन होते थे जो आपने शायद पढ़ा होगा, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ऐसे ऐसे आपने आपको नाम देते रहे थे। तो मोहम्मद घोरी ने धीरे धीरे इंडिया की तरफ बढ़ना चालू किया। उसने पहले मतलब वो मुल्तान के रीजन को कैप्चर किया। उसके बाद धीरे धीरे पेशवार, सिंध, लाहौर, पंजाब, धीरे धीरे इसने बढ़ने लगा। गुजरात में मतलब गुजरात को कैप्चर करने की कोशिश की थी, पर उसका भीमदेव वन टू भीमदेव टू के हाथ पे उसका मतलब पराजय हो गया। जो सोलंकी डायनेस्टी का एक राजा था। फिर लास्ट में वो पंजाब और लाहौर को कैप्चर करने के बाद धीरे धीरे इंडिया की तरफ बढ़ने लगे। एंड उसका सामना हुआ पृथ्वीराज चौहान द ग्रेट के साथ। एंड से शुरू होता है फास्ट बैटल ऑफ तरायन, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद घोरी। मतलब इस पहले फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन ने मतलब घोरी को बहुत बुरी तरीके से हार मिली थी। एंड उसने वहाँ से अफगानिस्तान लौटने का ही डिसीजन लिया था। पर यहाँ पे मतलब पृथ्वीराज चौहान के साथ गलती क्या हुई थी कि ये लोग ने जब घोरी को हराया उसके बाद भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को सिक्योर करने की कोई कोशिश नहीं की थी, जस्ट वैसे ही छोड़ दी थी। एंड इसी बीच और एक कार्य हुआ था कि कनौज के रीजन में और एक राजा था जयचांद। उसने अपनी बेटी का स्वयंवर रखी थी। एंड बहुत सारे किंगडम को मतलब राजा राजवाड़ा को बुलाया था, पर वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया था। तो इसीलिए इस भाई साहब को मतलब गुस्सा आ गए। एंड वो स्वयंवर में जाके लड़की को उठा के शादी कर ली, मतलब जो जो हमारे जयचांद थे उसके बेटी के साथ शादी कर ली। तो इसी वजह से जयचांद को आया गुस्सा। उसने फिर मोहम्मद घोरी को बुलाया वहाँ से। एंड उसके साथ मिल के दूसरी बार 1192 में 1992 में फिर से मोहम्मद घोरी मतलब चौहान डायनेस्टी पे अटैक किया। एंड दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान हार गए। एंड कहाँ कहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का मौत भी हो गया था, पर आप अगर राजस्थान की फोक हिस्ट्री को पढ़ोगे तो वहाँ पे बताया जाता है कि नहीं, उसका मौत नहीं हुआ था, उसको मतलब अंधा कर दिया था, ऐसा कुछ लिखा है। पर खैर वो हम नहीं देखेंगे। पर हाँ, इस बैटल में सेकेंड बैटल ऑफ तरायन में पृथ्वीराज चौहान का हार हो गए थे, ये तो पक्का है। एंड हाँ, ये पृथ्वीराज चौहान हार क्यों गए थे, मतलब इतना ग्रेट राजपूत वॉरियर ये लोग हार कैसे गए थे, मतलब इसका कुछ कारण तो हो सकता है ना। वैसे तो नहीं हार जाएंगे कि एक मतलब दूसरा एक इंडिया के किंगडम का सपोर्ट मिल गया था, पर वैसे भी बहुत ही ग्रेट फाइटर थे, तो हार क्यों गए थे। देखो इसका मोटा मोटा कुछ कारण होता है कि जो घोरी वगैरह लोग थे ना, ये लोग मतलब बहुत ही फाइटर लोग। इसका मेथड ऑफ वारफेयर डिफरेंट था, हमारे इंडिया के रूलर की तरह नहीं। ये मतलब लड़ते ही रहते थे सारा जीवन। एंड वहाँ पे अफगानिस्तान रीजन में बहुत ज़्यादा फर्टाइल प्लेन तो है नहीं, इकोनॉमी फ्रेगमेंटेड है, तो इसको वो लूटपाट करके इन लोगों का जीवन चलता था। तो इसीलिए इसका मतलब कल्चर का पार्ट ही बन गया लूटपाट। तो इसीलिए इसका मेथड ऑफ वारफेयर बहुत ही खास था। एंड सेकेंड था कि इंडिया बहुत ही पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड था, मतलब छोटा छोटा किंगडम में बांटा हुआ है। जैसे पहले उस मैप पे मैंने दिखाया, बहुत ही छोटा छोटा क्लैन और किंगडम में इंडिया बांट चुका थे। सॉरी।
इंडिया के किंगडम के अंदर कोई यूनिट नहीं थी कि एक बाहर से कोई आ रहा है हम लोग एक साथ मिल के लड़ेंगे। एंड ये लोग अपने आप पे लड़ते रहते थे कि कभी चंडाला ने परमार पे अटैक कर दिया, परमार पे चौहान पे अटैक कर दिया, अपने आप पे लड़ाई में बहुत ही बिजी रहते थे। एंड और एक बात थी कि यहाँ पर फ्यूडलिज्म चलता था, मतलब सामंतवाद पे एक सामंतवाद का एक मतलब डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी नहीं था किसी लोगों के पास। जब लड़ना होता था तब वो फ्यूडल लॉर्ड की छोटी छोटी आर्मी को मिला के लड़ने जाते थे। एंड और एक दूसरा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर मतलब हम जो फॉरेन इन्वेडर थे वो लोग घोड़ा का यूज़ करते थे, एंड इंडिया के रूलर हाथी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। देखो हाथी एक ऐसा चीज़ है जिसने इंडिया को अलेक्जेंडर के हाथों से बचाया भी था, एंड मेडिवल हिस्ट्री में ये किंगडम का पतन का भी कारण बन गया। देखो घोड़ा क्या है कि घोड़ा बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव करता है, तो युद्ध में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। एंड हाथी का क्या है, ये हाथी ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, तो इसीलिए मतलब लपेट में आ जाता है। एंड दूसरा एक कारण है कि राजपूत का मेथड ऑफ वारफेयर बहुत ही आइडियलिस्टिक था, मतलब एथिक्स से भरा पड़ा है कि हम लोग मतलब अगर दुश्मन के हाथ पे तलवार नहीं है तो हम लोग नहीं मारेंगे, हम लोग शाम के बाद युद्ध नहीं करेंगे। ऐसे बहुत ही एथिक्स के साथ ये लोग लड़ते थे, मतलब फाइटर कॉम है ना। पर ये लोगों के पास ऐसा कोई आइडियलिस्टिक ये नहीं था कि आपको मतलब युद्ध करना है तो युद्ध कहीं भी, मतलब आपको अगर मर लपेटे में लेना है तो कहीं से भी लपेटे में ले सकते हैं। ये लोग तो राजपूत तो ये सब एथिक्स को फॉलो करते थे, पर शायद ये लोग चाणक्य का वो वाक्य भूल गए थे कि जो जो सीधा गाछ है ना उसको पहले ही काटा जाता है, तो ऐसा कुछ है। एंड इसका ये लोग टर्किश घोड़ा यूज़ करते थे जो इंडियन घोड़े के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा उन्नत मान की घोड़ा थे। एंड आयरन स्टिरअप यूज़ करते थे राजपूत लोग इसी वजह से। एंड इंटरनल और भी बहुत सारे इशू था, और एक था कि रिलीजियस इशू था। ये जो अफगान लोग वगैरह वगैरह आते थे ना, तो उन लोगों के पास एक रिलीजियस मोटिव मोटिव रहता था, जो मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ जो गाजी स्पिरिट होता है कि हम लोग होली वार कर रहे हैं इस्लाम की वजह से, ये सब मोटिवेट करता था वो लोग को अंदर से। बस ऐसा इंडिया के रूलर के अंदर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हम लोग रिलीजन की वजह से युद्ध वगैरह करेंगे। तो ठीक है, मोटा मोटा बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन लोगों का इंटरनल इशू ही बहुत ज़्यादा था, मतलब अपने आप पे लड़ते रहना, कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, तो इसी वजह से ये लोग हार गए। अच्छा, फिर देखते हैं हारने के बाद क्या हुआ। हारने के बाद हुआ कि जो घोरी है ना, घोरी दूसरे किंगडम की तरफ इंडिया पे बढ़ने लगे। जो वो जयचांद था, जयहाते की थी घोरी को पृथ्वीराज चौहान को हराने में, फिर तलवार उसके गले में ही अटक गई। 1194 में उसके साम्राज्य पे घोरी ने अटैक कर दिया। वहाँ पे हुआ बैटल ऑफ चंदवार, उसने कॉनेज के ऊपर अटैक किया, एंड जयचांद हार गए वहाँ पे, है ना। धोखेबाजी का कोई मतलब धोखेबाज का कोई सगा नहीं होता, तो इसीलिए जो हुआ ठीक ही हुआ इसके साथ। फिर क्या कि घोरी अपने जितना रीजन को कैप्चर किए थे ना उसको अपने कंसोलिडेट करने लगा, एंड यहाँ पे रह के कंसोलिडेट कर ही रहा था। एंड फिर उसको वहाँ के गवर्नर ने बुला लिया, घोरी को गवर्नर ने बुला लिया, एंड उसने जो इंडिया के जिस रीजन को कंसोलिडेट किया था ना उस रीजन को अपने स्लेब के ऊपर छोड़ के गए थे, क्योंकि उस स्लेब मतलब देखो वहाँ पे होता पहले के ज़माने में स्लेब का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था, मतलब वो अपने बेटे से भी बढ़कर स्लेब को देखते थे। तो अपने स्लेब के हाथों में उसको हाँ, उसके पहले उसका क्रोनोलॉजी अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया ना कि कौन कौन पहले कौन बाद, देखो पहले आया था कासिम, आया था फिर गजनी आया था, उसके बाद घोरी आया था। अगर किसी एग्ज़ाम में अगर क्रोनोलॉजी पूछ ले तो इसी क्रोनोलॉजी में आपको याद रखना है। देखो ये एक मीम मैंने बना दिया है, तो इसकी सहायता पे आप याद कर सकते हो। एंड उसके बाद हाँ, जो घोरी का दो स्लेब था, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक है मोहम्मद बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करेगा, ये नॉर्थ एंड वेस्टर्न फ्रंटियर पे जितना किंगडम है उसके साथ
उसको कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेगा। पहले अलीगढ़, रणथंभौर, ये सब गुजरात के रीजन पे अटैक करने की कोशिश की, पर ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेगा। एंड इसका जो दूसरा एक स्लेव है ना, बख्तियार खिलजी, ये आ जाएगा ईस्टर्न की तरफ। ये वही मतलब बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा को जला दिया था एंड मतलब बिहार, बंगाल को कैप्चर कर लिया था। ये ईस्टर्न की तरफ आ गए थे। एंड उसके बाद घोरी का धीरे धीरे मतलब घोरी का मौत हो गया एक ट्राइब से लड़ाई करने में। एंड उसके बाद जब घोरी का मौत हो गया तो ये लोग जो बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये दोनों अपने आप को ही इंडिपेंडेंट करने लगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के रीजन में अपने स्लेव डायनेस्टी का शासन शुरू किया एंड ये ईस्टर्न इंडिया पे अपना शासन करने का शुरुआत कर दे। तो कल से हम लोग स्लेव डायनेस्टी ही कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्लेव डायनेस्टी ही करेंगे, जहाँ पे कुतुबुद्दीन कि दिल्ली सल्तनत पे प्रॉपर आ जाएंगे कि दिल्ली सल्तनत पे कौन कौन राजा ये सब आया था। तो ठीक है, थैंक यू, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।